बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे साथ आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन भी पाया जा सकता है। जैसे ये हमारा एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। दूसरा एक और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3OH। बच्चों, ये एल्कोहल है, ये भी हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल है। देखो इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3NH2। ये हमारा एग्जाम्पल जो है, ये भी हमारा एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3SH। ये हमारा एक थायोल है, ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो है, इसको हम दो कैटेगरीज में, मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं हमारे पास क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको फर्दर हम फिर से दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको हम फिर से दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हम आते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में। बच्चों, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम मेनली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक टाइप के कंपाउंड होते हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं एल्केन्स। ये होते हैं हमारे कौन से, एल्केन्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। तो बच्चों, आज हम क्लास में पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एल्केन्स का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं एल्केन्स। बच्चों, हेडिंग हम लोगों ने डाल दिया है एल्केन्स। आइए देखते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स in which only single bond is present between all carbons of compound। जैसे CH3, CH2, CH3। ये एक एल्केन है और इसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है CH3, ये भी क्या है, ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये एल्केन है क्योंकि दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देख लेते हैं CH4। यहाँ पर जो एक ही कार्बन है, अब इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो जहाँ पर एक ही कार्बन है वहाँ पर उसको पहचानने का तरीका होता है कि वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का तरीका है,
hybridization equals to number of sigma bond plus lone pair इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये काउंट करेंगे। अगर इन दोनों का जो सम है वो 4 आता है, अगर सम जो है दोनों का कितना आता है 4 आता है, तो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आइए देखते हैं इस कंपाउंड में CH4 में हमारे पास है C, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए इसमें। और लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर कोई नहीं है तो 0 कर देंगे और दोनों का सम कितना आया 4 आया। अभी हम लोगों ने निकाला था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो ऐसा जो कंपाउंड होगा, ऐसा जो हाइड्रोकार्बन होगा वो कौन सा होगा, एल्केन होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा CH4 है ये क्या है, एक एल्केन है। ये देखते हैं बच्चों कैसे हम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बच्चों नॉमेनक्लेचर का जो सबसे सिंपल सा तरीका होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रूट वर्ड। क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड। और उसके बाद हम लिखेंगे सफिक्स। क्या लिखेंगे, सफिक्स। तो रूट वर्ड हम कहाँ से निकालते हैं और सफिक्स हम कहाँ से निकालते हैं, देखते हैं बच्चों। अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो जो हम सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं एन लगाते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो हम जो सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं आइन। बात करेंगे रूट वर्ड की, रूट वर्ड। तो बच्चों रूट वर्ड जो होता है वो एक कार्बन के लिए होता है मेथ और 2 कार्बन के लिए होता है एथ, 3 कार्बन के लिए होता है प्रो, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए होता है नोन, 10 कार्बन के लिए होता है डेक, 11 कार्बन के लिए होता है अनडेक और 12 कार्बन के लिए होता है डो डेक। तो ये हो गया रूट वर्ड। अब हम बच्चों देखेंगे सबसे पहले किसी भी एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे जो एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। देखते हैं CH3 CH2 CH3। सबसे पहला काम यहाँ पर होगा नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हमने यहाँ पर कौन सा रूट वर्ड लिखेंगे, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्रोप, और उसके बाद देखेंगे क्या सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एल्केन में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, एन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ANE और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगला हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए कौन सा हम रूट वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट। यहाँ पर लिखेंगे हम ब्यूट, हमने लिखा यहाँ पर ब्यूट। उसके बाद सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, एन। हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस ANE, ये नेम हो जाएगा ब्यूटेन। तो जो इस तरह से हम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है
कि the compounds which have same molecular formula but different structural formula are आइसोमर्स। और जो आइसोमर्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। बच्चों जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स में एक टाइप का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमेरिज्म इन विच देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आइसोमर्स which have difference in their structure, which have difference in their structure are known as structural isomers। देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 ये कंपाउंड है। इसके हम कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं देख लेते हैं। CH3 एक कार्बन को हटा के हम यहाँ इस कार्बन पे लगा देते हैं CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन। तो फॉर्मूला होगा इसका C4। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 3 10। हाइड्रोजन हो गए H10। अब इसमें देखते हैं, कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो कार्बन हो गए हमारे पास 4। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 3 9 1 10। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 10। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। एक और चीज, मीथेन कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इथेन भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। CH3 CH2 CH3। प्रोपेन भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, क्योंकि इस कंपाउंड में कोई दूसरा अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है। आप इसको उठा के यहाँ पे ऐड करोगे, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। इसको उठा के यहाँ पे ऐड करोगे, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो कोई दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट है ही नहीं पार्टिकल्स का, तो इसका कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं होता है, कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। ये यहाँ पर भी कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो सकता है पार्टिकल्स का, तो ये भी कोई आइसोमर्स नहीं शो करता है। जो आपका CH4 है, इसमें भी कोई दूसरा अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं हो सकता है। तो ये 3 एल्केन हैं जो आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। 4 कार्बन या 4 कार्बन से ऊपर के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन्स हैं, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो हम कैसे एल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम unsaturated hydrocarbons। सबसे पहले नंबर 1, देखो हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स का रिडक्शन करते हैं निकेल
प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में तो सारे के सारे पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिड्यूस करेंगे, H2 से रिड्यूस करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? निकेल होगा या तो प्लेटिनम होगा या फिर पैलेडियम होगा, इसकी प्रेजेंस में करेंगे। तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक हो जाता है और अक्रॉस द डबल बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बन जाता है। इसी तरह अगर हम एल्काइन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम क्या करेंगे, फिर से सेम कंडीशन लेंगे, NiPT या PD, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, इसकी प्रेजेंस में ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों पाई बॉन्ड जब टूटेंगे तो दोनों कार्बन की दो वैलेंसीज खाली हो जाएंगी और उन दोनों वैलेंसीज को कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा और इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बन जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि हम कैसे एल्किल हैलाइड से एल्केन्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो देखते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्किल ग्रुप के साथ में कोई हैलोजन जुड़ा होता है, जैसे CH3X, यहाँ पर जो आपका X है ये आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं CH3 CH2 और X, ठीक है, इसका जब हम इसको रिड्यूस करते हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये बनेगा HX और ये जो हमारा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस तरह से हमें एल्केन मिल गया है। दूसरा एल्किल हैलाइड से हम कैसे एल्केन बनाएंगे? नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड को हम सोडियम की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। व्हेन एल्किल हैलाइड आर treated with sodium in presence of dry ether, they give higher alkanes. ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं CH3X प्लस 2Na प्लस X CH3, हम चाहें तो यहाँ पर इसको 2CH3X लिख सकते हैं, 2CH3X प्लस 2Na, लेकिन हमने यहाँ पर इसको और क्लियरली दिखाने के लिए यहाँ पर हमने X को अलग लिखा है। उसके बाद इसको हम हीट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब इसको हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से X और ये दो सोडियम निकलेंगे, बनेगा 2NaX और ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हमें एल्केन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एल्किल हैलाइड से एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे सोडियम सॉल्ट होते हैं इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जैसे
CH3COOH है, इसका जो सोडियम सॉल्ट होगा उसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से, तो इसका जो सोडियम सॉल्ट होगा वो होगा CH3COONA, इसे बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो देख लेते हैं सोडियम एसीटेट से हम कौन से एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों जब CH3COONA, इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ में करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम जो है, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम, और ये होता है हमारा सोडा। तो सोडा और लाइम मिला के होता है सोडा लाइम। तो जो इसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम से करते हैं, जैसे NaOH किसके प्रेजेंस में करेंगे, CaO की प्रेजेंस में हम करेंगे, तो क्या होता है, यहाँ से COONA और ये NaO, ये पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे निकल जाता है, क्या बनता है, Na2CO3 बनेगा, Na2CO3, और बचेगा क्या, बचेगा CH3, और ये बचा आपका H, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, CH4, ये बन गया आपका एल्केन। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं डिकार्बोक्सिलेशन का, कोलवे प्रोसेस। कोलवे प्रोसेस में क्या होता है, कोलवे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे सोडियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब उनकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर और कैथोड पर डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं और उनके प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें जो है वहाँ पर एल्केन्स मिलते हैं। देख लेते हैं कौन से एल्केन्स मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जैसे हम सोडियम एसीटेट की ही कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3COONA, और इसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस H2O, ठीक है, इसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और NaOH प्लस H2 प्लस CO2, ये होती है ओवरऑल हमारी कोलवे प्रोसेस। तो कोलवे प्रोसेस में जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस मीडियम में, तो क्या होता है, हमें एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं एक्वस मीडियम में। सबसे पहले देखते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो देखते हैं एट एनोड। ठीक है, देखो एनोड पर क्या होता है, जब इसको और इसको हम दोनों को क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में हम मिक्स करेंगे, तो हमें पता है कि जो H2O होता है, H2O H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, और जो हमारा सोडियम सॉल्ट है ये Na प्लस और प्लस CH3COO माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा, जो नेगेटिव टर्म वाले स्पीसीज हैं ये कहाँ पर मूव करेंगी, ये एनोड पर मूव करेंगी। तो देख लेते हैं क्या होता है एनोड पर, CH3CO नेगेटिव चार्ज ये है। तो जब ये एनोड पर जाते हैं तो क्या करते हैं कि दो एटम्स क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे मतलब दो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल लूज करेंगे। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 2CH3C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एनोड पर क्या बनाते हैं, ये फ्री रेडिकल इस टाइप का बनाते हैं। जैसे ही ये फ्री रेडिकल बनता है वैसे ही जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, ये कार्बन और कार्बन के बीच का ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज कर देता है। ये यहाँ से इसको तोड़ देगा। जैसे ही ये टूटेगा फाइनली क्या बनेगा, फाइनली आपको CO2 मिल जाएगा। CO2 बनेगा, कितने बनेंगे, 2CO2 बनेंगे, और आपको यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल मिलेगा। कितने मिलेंगे, 2CH3 फ्री रेडिकल। ये दो फ्री रेडिकल आपको मिलेंगे। ये जो दोनों फ्री रेडिकल हैं ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होके इथेन बनाएंगे। तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन होके बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3।
ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है, इथेन मिल चुका है, ठीक है। एनोड पर हमें क्या मिला, इथेन मिला। अब देख लेते हैं कैथोड पे क्या होता है। एट कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास सोडियम भी पहुंचता है और H प्लस भी पहुंचता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एट कैथोड जो हमारा H प्लस है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैथोड पे, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है दोनों, और क्या बनाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है ये 2H हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाते हैं। जब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है तो क्या होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं, और कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है, H2 गैस मिलती है। अब देखो मीडियम में क्या बचा, मीडियम में हमारे पास बचा है Na+, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन नहीं हुआ था, और क्या बचा है, OH- बचा है। तो मीडियम में हमें मिल जाता है Na प्लस OH-, फाइनली हमें NaOH मिलता है, और हमें मिलता है इथेन गैस, ठीक है। तो बच्चों ये होता है ओवरऑल हमारा कोलबे प्रोसेस, और इस कोलबे प्रोसेस से हम इथेन का प्रिपरेशन करते हैं, या किसी भी एल्केन का प्रिपरेशन हम कोलबे प्रोसेस से कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनका हम एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आइए बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में हम स्टडी करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर एल्केन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, या एल्केन्स की फिजिकल स्टेट या सॉल्युबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो 1 से लेके 4 कार्बन तक के जो एल्केन्स होते हैं, मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, ये जो होते हैं ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद 4 से लेके 17 तक, 5 से लेके 17 कार्बन तक के जो एल्केन्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और 18 एंड अबव वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। वो जो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है पोलैरिटी पर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स में सारे कार्बन एक दूसरे में जुड़े होते हैं, मतलब इनकी पोलैरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। तो सॉल्युबिलिटी अगर देखा जाए तो बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4 जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। रीज़न ये होता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और ये बेंजीन और CCl4 क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इजीली यहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। फिर देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, जैसे 4 कार्बन का कोई भी एल्केन है उसके कंपैरिजन में 5 कार्बन वाले एल्केन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो एल्केन में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट पड़ता है ब्रांचिंग का। जैसे 5 कार्बन का कोई भी एल्केन है तो इसका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में जो इसका जो दूसरा आइसोमर होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जैसे हम ब्रांचिंग कर दें 1 2 3 4, हमने यहाँ पर एक ब्रांचिंग कर दी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन का ये भी कंपाउंड है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा। रीज़न क्या है, जो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स होते हैं उनमें कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग होती है, लेकिन जहाँ पर ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग वाले आइसोमर्स में कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है हाइड्रोकार्बन्स में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट घटते चले जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि
कि एल्केन्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एल्केन्स हैं कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हम देख लेते हैं कि एल्केन्स की रिएक्शन जब हम हैलोजन से करते हैं तो क्या होता है। तो CH4 प्लस Cl2 जब हैलोजन से रिएक्शन करते हैं एल्केन की, तो क्या होता है, स्टेप वाइज मैनर में, एक एक स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है Cl2 से। और ये जो है रिएक्शन 573 से 773 केल्विन के टेम्परेचर की रेंज में होती है। और ये जो है जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, पहली स्टेप में CH3Cl पहली स्टेप में एक क्लोरीन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। और फाइनली जो है 4 स्टेप में सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को अगर हम 1 स्टेप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं CH4 प्लस 4Cl2 एट 573 to 773 केल्विन टेम्परेचर, CCl4 प्लस 4HCl। फाइनली ये जो है रिएक्शन होती है। अब हम देख लेते हैं कि हैलोजेंस का क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन पर। तो इफेक्ट ऑफ हैलोजन ऑन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन पर हैलोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे तेजी से रिएक्शन देता है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूशन देता है, उसके बाद क्लोरीन देता है, उसके बाद ब्रोमीन देता है और सबसे बाद में आयोडीन देता है। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय द हैलोजेंस। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि ये जो हमारा एल्केन है, एल्केन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ एल्केन ऑन सब्स्टिट्यूशन, तो बच्चों जो 3 डिग्री एल्केन होंगे वो सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूशन देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री एल्केन सब्स्टिट्यूशन देते हैं और सबसे देर में जो है 1 डिग्री एल्केन सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो ये हुआ आपका टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है एल्केन्स का और हैलोजेंस का। रिएक्शन है बच्चों कम्बशन रिएक्शन। तो कम्बशन रिएक्शन, तो कम्बशन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्केन्स on heating in presence of air or O2 convert completely to carbon dioxide with release of large amount of heat। H4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और ये जो है डेल्टा H इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। उसके बाद देखते हैं कि कम्बशन रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों एल्केन्स का जब हम कम्बशन करते हैं तो फॉर्मूला CnH2n+2, ये एल्केन्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 इतने O2 लेंगे और NCO2 बनेगा प्लस n+1 H2O बनेगा। ये होता है कम्बशन का फॉर्मूला जब हम एल्केन्स का कम्बशन करते हैं। तो बच्चों ये हो गई हमारी कम्बशन रिएक्शन। अगला हम देखते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन।
जब हम एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। इसे बोलते हैं हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। देख लेते हैं CH4 का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2CH3OH। ठीक है, ये मिलता है हमें CH3OH। 523 केल्विन टेम्परेचर होता है, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और 100 ATM प्रेशर होता है। तो जो 100 ATM प्रेशर पर कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर हम रिएक्शन करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं एल्केन का, तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है जब इसी CH4 एल्केन का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, MN2O3 मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यही हमारा जो एल्केन है ये क्या करेगा, ये हमें एल्डिहाइड देगा। क्या बनेगा, HCHO प्लस H2O। तो बच्चों ये हो गया हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में डिफरेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट हमारा जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि जब हम एल्केन को हीट करते हैं किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, कोई एक एल्केन जो है वो डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स देता है। जैसे CH3CH2 CH2 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 CH3, इसको जब हम AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है हमें क्या देता है, ये हमें देता है CH2 और CH3, ये हमें देता है 2-मिथाइल पेंटेन और CH3 CH2 CH3 और मिलता है हमें 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो जब हम N-हेक्सेन को हीट करते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ में, तो हमें जो है डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स मिलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, 6 कार्बन या 6 कार्बन से ज़्यादा वाले जो एल्केन होते हैं, जैसे CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है, जब इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इनको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, डिफरेंट ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं। या तो हम Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, या फिर इसको V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, या तो फिर इसे हम MN2O3 की प्रेजेंस में इसको हम हीट करेंगे। टेम्परेचर कितना होगा, 773 केल्विन होगा और प्रेशर कितना होगा, 10 ATM से 20 ATM प्रेशर होगा। इन कंडीशन में जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है इसमें, और डिहाइड्रोजिनेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, बेंजीन बनता है या बेंजीन डेरिवेटिव्स बनते हैं। अगर इसमें 6 से ज़्यादा कार्बन है तो क्या होगा, बेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा। जैसे यहाँ क्या बनेगा, CH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से निकले 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे, 4H2। बच्चों ये बनता है हमारा बेंजीन। इसी तरह से अगर यहाँ पर 7 कार्बन होते, तो ये क्या होता, ये होता हमारा CH2 और ये हो जाता हमारा CH3।
3। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं सेम कंडीशन में, तो क्या होता है, यहाँ पर जो है एक CH3 होता और ये क्या बन जाता, ये हमारा बनता मेथिल, ये बन जाता हमारा मेथिल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं टॉल्यूइन।